फर्स्ट ईयर आर्ट भूगोल पार्ट 1 और 5वां अध्याय है खनिज तथा शैल। ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं और आज पढ़ेंगे अवसादी शैल का वर्गीकरण। इसके पहले हमने आग्नेय शैल का वर्गीकरण, उसकी विशेषताएं, आर्थिक महत्व ये पढ़ लिया है। तो आज हम देखेंगे अवसादी शैल का वर्गीकरण, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैल को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, निम्नलिखित वर्गों में से बांटा जा सकता है। और पहला है इसमें बलकृत अथवा यंत्रीकृत अवसादी शैल। अवसादी शैल आपके बारे में आपको पहले बताया गया है। अवसादी शैल को परतदार भी शैल कहा जाता है क्योंकि इसमें परतें पाई जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक इसे कहते हैं। तो अवसादी शैल मैंने आपको बताया था कि जो अपरदन के साधन हैं, जैसे नदी है, हिमानी है, पवन है, सागरी लहरें हैं, इनके द्वारा जो छोटे छोटे कण हैं या अवसाद हैं, कूड़ा कचरा है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनके द्वारा ले जाया जाता है और वहाँ जाकर वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। तो इसमें परत बन जाती है, इसलिए इसे परतदार शैल कहते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से नदी आती है तो चूँकि वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होता है, तो अपने तेज़ बहाव के साथ वो क्या करती है, मलबा, कचरा, अवसाद जो कुछ भी उसको मिलता है मार्ग में, उसको बहा कर लाती है और धीरे धीरे वो जो है जमा करती है। और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए जो है परतों के रूप में उसमें वो शैलों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे ही अवसादी शैल का निर्माण हुआ है। प्रारंभ में सबसे पहले आग्नेय शैल इस धरती पर थी, उसके बाद उसके विघटन जब हुआ और यह अपरदन के कारकों के द्वारा उसको जो है वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, तो अवसादी शैल का निर्माण हुआ। तो अवसादी शैल निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखिए इसमें जो है 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला है बलकृत अथवा यंत्रीकृत अवसादी शैल। आइए देखते हैं। अपरदन के कारकों जैसे बहते हुए जल, हिम, पवन, समुद्र तरंग आदि के द्वारा विभिन्न आकारों में जो अवसाद जमा किए जाते हैं, उनके द्वारा बलकृत अवसादी शैल बनती हैं। तो ये कह रहा है कि जो अपरदन के अभिकारक हैं, जल है, हिम है, पवन है, समुद्र तरंग, इनके द्वारा जो अवसाद यानी बहा कर ले जाए जाते हैं, वो जमा किए जाते हैं, तो उसमें बल लगता है, वो बहा कर ले जाते हैं, बल लगता है, इसलिए इसको बलकृत या यंत्रीकृत जो है अवसादी शैल कहते हैं। बहुत मोटे कणों वाली कांग्लोमेरेट अथवा गोलाश्म शैलें बलकृत अवसादी शैलों के प्रमुख उदाहरण हैं। देखिए इसमें जो परत पड़ती है, तो परत में क्या होता है कि जो सबसे मोटे कण होते हैं वो सबसे नीचे जो है दब जाते हैं, उसके ऊपर उससे छोटे कण दब जो है जाके इकट्ठा होते हैं, उसके ऊपर उससे छोटे, उसके ऊपर उससे छोटे, सबसे ऊपर एकदम महीन बारीक कण जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से इसमें परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे इसमें मोटे कण हैं और सबसे ऊपर इसके सबसे बारीक कण होते हैं। इस तरह से इसमें जो है इन कणों के आकार के आधार पर परत बन जाती है, तो इसे इसलिए परतदार शैल कहा जाता है। इसके बाद दूसरा इसमें है जैविक तत्वों से निर्मित शैल। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेषों के उपयुक्त स्थानों पर एकत्र होने से इस शैल का निर्माण होता है। इसमें चूना प्रधान शैल, कार्बन प्रधान शैल, कोयला पीट और सिलिका प्रधान शैलें सम्मिलित हैं। देखिए दूसरा है जैविक तत्वों से निर्मित। जैविक तत्वों में क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं या विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, ये इनके अवशेष यानी इनके जो है इनके जो अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, इनका जो भाग होता है, इनके जमने से
जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं, पेड़ पौधों के अवशेष हैं, इनके जब जैसे पेड़ पौधे हैं टूटते हैं, उनकी पत्तियाँ वो जो है पेड़ पौधे हैं क्या है वो टूटते हैं तो दब जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे धरती के अंदर दब जाते हैं, फिर ऐसे रहते हैं जंगल में, जंगल के जंगल पेड़ बहुत बड़े जो है उसमें मात्रा में क्या होता है संख्या में वो क्या पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, फिर ऐसे लंबी प्रक्रिया कारण दब जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है धरती के अंदर वो दब जाते हैं तो उससे क्या होता है जीवाश्म बनता है, जीवों के अंश से जीवाश्म बनता है, जिससे ईंधन हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ बनता है। तो इनके अवशेषों के उपयुक्त स्थान पर एकत्र होने से सेलों का निर्माण होता है। तो ये जैविक तत्वों से निर्मित होते हैं। इसमें चूना प्रधान सेल, कार्बन प्रधान सेल, कोयला पीट आदि और सिलिका प्रधान सेलें जो है सम्मिलित होती हैं। और इसके बाद तीसरा इसमें है रासायनिक तत्वों में से निर्मित सेल। रासायनिक तत्व देखिए मैंने आपको बताया था खनिज में भी रासायनिक तत्व पाया जाता है, पानी में रासायनिक तत्व है, हर वस्तु में रासायनिक तत्व पाया जाता है। तो जब बहता हुआ जल अपने मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों के साथ रासायनिक क्रिया कर उन्हें अपने में घोल लेता है। देखिए जब पानी बहता है तो पानी में घुलनशील शक्ति पाई जाती है, पानी में रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन वो जब जिसके संपर्क में आता है तो उसको क्या करता है, उसको जो है अपने में घोल लेता है। ये क्या करता है, घुलनशील शक्ति होती घोल लेता है। तो यह घोल उपयुक्त दशाओं में जब निक्षेपित होता है तो यह उसमें परतदार चट्टान निर्मित होती है, यानी जिनके संपर्क में आता है उसको अपने में वो घोल लेता है और वो जो है घोल क्या हो जाता है धीरे आगे जाकर कहीं ना कहीं जमता है, तो उससे परतदार चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों में सेल खड़ी है, जिप्सम है, चट्टानी नमक है, डोलोमाइट है, सोरा, पोटेशियम, लौह निक्षेप, पोलाइट आदि प्रमुख। तो ये देखिए 3 प्रकार की जो है अवसादी सेल इसमें दिखाया गया है। एक तो बलकृत या यांत्रिकृत अवसादी सेल, दूसरा है जैविक तत्वों से निर्मित सेल और तीसरा है रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल। यानी इन तीनों ही प्रकार में हमने देखा कि इनके निक्षेप से, इनके जमाव से ही जो है अवसादी सेल का निर्माण होता है। तो जो प्रदन के कारक हैं उनके द्वारा जो जमाव होता है बलकृत हो गया, रासायन जो जैविक तत्व हैं उनका जब जमाव हो जाता है तो वो जो है हमारा जैविक तत्वों से निर्मित सेल है। तीसरा रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल है, यानी पानी के साथ, बहाव के साथ जो कुछ उसके संपर्क में आता है तो वो उसको अपने आप में क्या करता है, घोल लेता है, अपने आप में मिला लेता है और वो जो है क्या हो जाता है, वो जाके आगे जम जाता है और जम जाता है तो उससे रासायनिक तत्वों से निर्मित सेल के नाम से जाना जाता है, जिससे सेल खड़े, चट्टानी नमक, डोलोमाइट ये चीज़ें। तो अब जो है अवसादी सेल का ये वर्गीकरण है, यानी अवसादी सेल का निर्माण जो प्रक्रिया है, अवसादी सेल का निर्माण कैसे होता है, तो ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पे हमने 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया है। तो ये हमारा हो गया अवसादी सेल का वर्गीकरण। तो अब इसमें जो है अवसादी सेल की आपको आगे इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका क्या आर्थिक महत्व है, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इस सवाल को आप कॉपी में नोट करें, इसको याद करें और इसके आगे का भाग आपको बताया जाएगा। थैंक यू।